तो सर देखो, रिडम्पशन एट डिस्काउंट देखते हैं हम आगे के लिए कि अगर मान लीजिए आप जो रिडम्पशन है वो कहाँ से कर रहे हो, आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर या आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर से रिडम्पशन अगर कर रहे हो, तो हमने उसके अंदर फर्स्ट पढ़ लिया रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, उसके बाद थर्ड पढ़ रहे हैं रिडम्पशन एट डिस्काउंट। तो यूजुअली प्रेफरेंस शेयर आर नॉट रिडीम्ड एट डिस्काउंट, बट अगर रिडीम होते हैं तो किस तरीके से एंट्री होगी, क्या बोल रहा है कि जो डिस्काउंट मिलेगा हमको रिडम्पशन पे वो एक कैपिटल प्रॉफिट है और इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। फ्रेश नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड फॉर नेट अमाउंट ऑफ कैपिटल पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर आफ्टर डिस्काउंट। तो जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल 1 देखा था, आपको एग्जाम्पल 1 याद है? एग्जाम्पल 1 में क्या था कि एक्स लिमिटेड थी, उसके पास 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स थे 100 रुपीज़ के फुल्ली पेड अप। तो प्रेफरेंस शेयर्स को यहाँ पे रिडीम करना है, पर बस मैं इस क्वेश्चन में क्या चेंज कर रहा हूँ, अब की बार प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किस पे करना है, डिस्काउंट पे करना है। ठीक है, 10% डिस्काउंट पे करना है रिडीम। तो बताइए कि किस तरीके से जर्नल एंट्री होगी। तो वापस चलते हैं एक बार अपने एग्जाम्पल नंबर 3 में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी फ्रेश इशू करना पड़ेगा आपको इक्विटी शेयर, वो यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड के लिए नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आफ्टर डिस्काउंट जो भी फेस वैल्यू आएगी ना, उसके लिए आपको नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड माइनस डिस्काउंट। माइनस डिस्काउंट क्यों बनेगा, अभी एंट्रीज में मैं लॉजिक आपको समझाऊंगा। तो 1 करोड़ रुपीज के प्रेफरेंस शेयर थे ओरिजिनली नॉमिनल वैल्यू के, 10% माइनस करने के बाद कितने आ गए, 90 लाख। 90 लाख को डिवाइड कर देंगे किससे, इशू प्राइस से या नॉमिनल वैल्यू से? नॉमिनल वैल्यू से डिवाइड करना है, तो कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने पड़ेंगे, 9 लाख शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9 लाख इंटू 10, 9 लाख इंटू 10 सिंपल, 90 लाख 90 लाख, बहुत ईजी है। आगे देखो, फिर अपन क्या करेंगे, ड्यू करेंगे एंट्री। अब ड्यू करने में पूरे 1 करोड़ रुपीज पे करना है या 90 लाख पे करना है, 90 लाख पे करना है। तो एंट्री क्या बनेगी, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 करोड़, ये एंट्री कर चुके हो आप। उसके बाद टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 90 लाख और टू डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन कितना कम ऑन 10 लाख। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 90 लाख टू बैंक 90 लाख, यहां तक कोई भी टेंशन नहीं है। पर मैंने आपको एक चीज बताई है बार बार कि जितनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप रिडीम कर रहे हो उसके बराबर ही आपको कैपिटल को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अपन ने नई कितनी कैपिटल क्रिएट कर ली यहाँ पे फ्रेश इशू करके, 90 लाख, पर अपन ने रिडीम कितने करे, 1 करोड़। और अपन ने नई फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितनी कैपिटल रिप्लेस करी है, 90 लाख। तो 10 लाख का डिफरेंस आ गया। अब 10 लाख का डिफरेंस आया तो वो कैसे ऑटोमेटिक देखो रिप्लेस हो गया, समझना। तो जो ये प्रॉफिट मुझे 10 लाख का हुआ, इसको मैंने इवेंचुअली कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में। तो ये भी तो क्या हो गई, कम ऑन कैपिटल रिप्लेस हो गई। कैपिटल रिजर्व से भी आगे जो है आप कार्यक्रम जो कर सकते हो वो कैपिटल रिप्लेसमेंट के ही कर सकते हो, बोनस इशू वगैरह देने के अंदर काम आएगा। इसलिए देखो ओवरऑल कैपिटल जो रिप्लेस हो गई वो मेरी कितनी हुई, 90 लाख। तो यहाँ पे फ्रेश इशू करके और 10 लाख जो मुझे प्रॉफिट हुआ उससे, तो ओवरऑल कितना रिप्लेस हो गया, 1 करोड़। और अपन रिडीम भी कितना किया, 1 करोड़। समझ में आया? मैं फिर कह रहा हूँ आपके किताब में इससे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको रिडम्पशन एंड डिस्काउंट के, बट अगर आते हैं तो जैसे बीकॉम वगैरह करते हो तो बीकॉम वगैरह में पुरानी किताबों के क्वेश्चन आते रहते हैं, उसमें डिस्काउंट आ जाता है, इसलिए मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया। अब चलते हैं सेकंड मेथड में। फर्स्ट मेथड कौन सा था, रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर और फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सेकंड मेथड अपन पढ़ रहे हैं जहां पे रिडम्पशन हम कहां से करेंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट, तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो अगर कोई कंपनी कोई नए इशू नहीं लाना चाहती है, if a company is not willing to issue further share capital, then it can redeem its preference shares out of reserve and surplus which are otherwise available for distribution of dividend। मतलब हम ऐसे रिजर्व्स को यूज करके रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर सकते हैं जिस रिजर्व से हम लोग क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। मतलब वो रिजर्व कौन से रिजर्व है, फ्री रिजर्व। कौन से रिजर्व है, फ्री रिजर्व। और फ्री रिजर्व में भी कौन से, रियलाइज्ड इन कैश। रियलाइज्ड इन कैश, वैसे तो रिवैल्यूएशन रिजर्व भी फ्री होता है, पर रिवैल्यूएशन रिजर्व जो होता है वो रियलाइज्ड इन कैश नहीं होता, तो हम उसका यूज यहाँ पे नहीं कर सकते। उसका हम यूज यहाँ पे कम ऑन रिडम्पशन करने के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, ये अपन ने पहले भी पढ़ा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था। तो जो क्या लिखा हुआ है, द कंपनी विल हैव टू ट्रांसफर मिनिमम रिजर्व एंड सरप्लस, बताया था ना आपको, अगर आप रिजर्व एंड सरप्लस रिडीम करते हो तो जितनी नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर रहे हो उसके बराबर क्या बनाना पड़ेगा,
CRR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्या होता है कमॉन? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो कंपनी विल हैव टू ट्रांसफर minimum reserve and surplus equal to the nominal value of redeemable preference share capital to the capital redemption reserve account. This process is known as capitalization of undistributed divisible profit. सिंपल है। फिर देखो सच CRR, मैंने क्या बताया आपको, इसका सिर्फ एक ही यूज है। क्या यूज है इसका? टू इशू पार्टली पेड अप बोनस शेयर या फुल्ली पेड अप? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के ही काम में आता है CRR। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे बोनस शेयर वाला, ठीक है, उसके अंदर आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी कि CRR किस तरीके से यहाँ पे यूज हो रहा है। तो सच CRR इज बेसिकली अ परमानेंट पार्ट ऑफ द कैपिटल बिकॉज इट विल बी ओनली यूज्ड फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। तो अब इस कैटेगरी के क्वेश्चंस के अंदर पहला वाला पार्ट पढ़ते हैं, जहां पे अगर आप रिडम्पशन एट पार कर रहे हो तो क्या होगा। उसके लिए अपन ने एक एग्जांपल लिया है। ए लिमिटेड वांट्स टू रिडीम इट्स 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार। 100 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर है, तो बताना टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितनी है जिसको आप रिडीम करना चाहते हो। 10,000 इंटू 100 करो, कितना आया? 10 लाख। 10 लाख की प्रेफरेंस शेयर को आप रिडीम करना चाहते हो। रिडम्पशन किस में करोगे? बाय पेमेंट इन कैश। वो कैश का सोर्स क्या होगा? नए शेयर और नए इश्यू करके पैसा लेकर आओगे या रिजर्व एंड सरप्लस का यूज करोगे? रिजर्व एंड सरप्लस का यूज करोगे, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि 10 लाख रुपीस का रिडम्पशन करना है, बट हमको नए शेयर इशू नहीं करने, मतलब मुझे रिजर्व एंड सरप्लस का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। इस कंपनी के पास में 31 मार्च 2000 मान लो 24 के दिन रिडम्पशन करना चाहते हो, तो अपने पास में कौन कौन से रिजर्व अवेलेबल है? तो जनरल रिजर्व अवेलेबल है 8 लाख के। रिजर्व फंड ये भी जनरल रिजर्व है 4 लाख। P&L ये भी फ्री रिजर्व है 3 लाख। कैपिटल रिजर्व कितना है? कम ऑन 1 लाख। रिवैल्यूएशन सरप्लस कितनी है? 50,000। और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितनी है? 2 लाख। मतलब टोटल रिजर्व एंड सरप्लस बताना कितना है? टोटल रिजर्व एंड सरप्लस कम ऑन बताना कितना है ये? हाँ 18,50,000 रुपीज के मेरे पास में टोटल रिजर्व्स अवेलेबल हैं। बट इन रिजर्व्स में से बताओ किस रिजर्व से हम डिविडेंड बांट सकते हैं? अदरवाइज सर देखो ना, हम लोग 8 लाख से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, क्या कैपिटल रिजर्व डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? नहीं। क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस से डिविडेंड बांट सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कैश में रियलाइज्ड नहीं है। और सिक्योरिटी प्रीमियम के तो 5 यूजेज होते हैं सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में, उसमें कहीं नहीं लिखा कि आप इससे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो कुल मिला के ये नीचे वाले रिजर्व मेरे फ्री रिजर्व नहीं है, ऊपर के 3 रिजर्व मेरे क्या है? फ्री रिजर्व हैं। तो बताना बेसिकली मेरे पास फ्री रिजर्व कितने अवेलेबल है यहाँ पे? 15 लाख रुपीस के फ्री रिजर्व्स अवेलेबल हैं। ओके, बताना मुझे कितनी कैपिटल को रिप्लेस करना है, कितने प्रेफरेंस शेयर्स को मैं यहाँ पे रिडीम कर रहा हूँ? 10,000। उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 10,000 इंटू 100 10 लाख। तो मुझे बेसिकली फ्री रिजर्व्स में से 10 लाख रुपीस निकाल के कहाँ पे डालने पड़ेंगे? CRR में। कहाँ पे? कम ऑन CRR में। इसका लॉजिक मैं आपको दे चुका हूँ। तो यहाँ पे वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सिंपल एकदम। अब सबसे पहले तो ड्यू एंट्री कर दो। रिडम्पशन पार पे करना है प्रीमियम पे? रिडम्पशन पार पे करना है प्रीमियम पे? पार पे। रिडम्पशन 10 लाख के बदले में 10 लाख ही देना है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बुक्स में क्रेडिट में खड़ी होगी, क्योंकि वो अपनी लायबिलिटी होती है ना, कंपनी की लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी। उसको क्या कर देंगे? आज डेबिट कर देंगे। क्या एंट्री हो जाएगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख। सिंपल, प्रीमियम देना ही नहीं है, तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 10 लाख। ये तो हो गई ड्यू एंट्री। ये तो कौन सी एंट्री होगी सर? ड्यू एंट्री। अब क्या करेंगे? ड्यू एंट्री करने के बाद अब है ना पैसे की व्यवस्था करेंगे। तो पैसे की व्यवस्था अपने पास में कहां से अवेलेबल है? रिजर्व्स में अवेलेबल है। जो फ्री रिजर्व दिख रहे हैं उतना ही बराबर मेरे पास में कैश भी होगा, जो रियलाइज्ड इन कैश है। तो कैश का तो मैं पेमेंट कर दूंगा, पर पहले मैं रिजर्व्स का यूज करके क्या क्रिएट करूंगा? CRR। क्या करूंगा? मोन CRR। तो मैं कौन कौन से रिजर्व का यूज कर लूंगा? सर जनरल रिजर्व मेरे पास में कितने रुपए का था? 8 लाख, पूरे 8 लाख ले लूंगा। और रिजर्व फंड से कितने ले लूंगा? यहाँ पे 2 लाख। आप किसी भी फ्री रिजर्व में से यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सीक्वेंस फॉलो कर लिया कि पहले जनरल रिजर्व को यूज कर लिया, फिर मैं रिजर्व फंड को यूज कर लिया। अगर जरूरत पड़ जाती तो मैं P&L को भी यूज कर लेता, पर जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे सिर्फ कितने रुपए का CRR बनाना था? 10 लाख का। तो 8 लाख ले लिया मैंने जनरल रिजर्व से, 2 लाख ले लिया मैंने रिजर्व फंड से, तो मेरे पास में 10 लाख की व्यवस्था हो गई CRR के अंदर। चेक करेंगे एंट्री। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 8 लाख, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 2 लाख,
टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कितना कम ऑन 10 लाख। ये सीआरआर बन गया। अब क्या करना है? अब पेमेंट करना है ना, पेमेंट करना है। पैसा है क्या अपने पास? पैसा है क्या नहीं है? सर पैसा होगा, क्योंकि रिजर्व्स में अगर रिजर्व फंड रखा हुआ है इसका मतलब उतना ही हमारे पास में क्या है सर, कुछ ना कुछ असेट अवेलेबल है। और हम ये मानते हैं कि वो जो रिजर्व का पैसा है वो हमारे कैश में ही अवेलेबल है। तो हम जब पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो अगली एंट्री बताओ क्या हो जाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 10 लाख टू कैश या बैंक 10 लाख 10 लाख, सिंपल एकदम। तो सर यहाँ पे सीआरआर बनाने की जरूरत होती है। अभी तक जो भी हमने इसके पहले वाला पार्ट पढ़ा था चैप्टर में, वहां पे मैंने सीआरआर नहीं बनाया था। क्योंकि क्योंकि मैंने कैपिटल को रिप्लेस करने के लिए नए शेयर इशू कर दिए थे और उससे जो पैसा आया उसको रिडम्पशन में लगा दिया था। यहां पे मेरे पास ऑलरेडी कमाए हुए पैसे थे रिजर्व्स के अंदर, तो मैंने क्या किया, उन रिजर्व्स को फ्री नहीं छोड़ा अब, क्योंकि उन रिजर्व से अगर मैं आज पेमेंट कर दे रहा हूं उसका मतलब वो रिजर्व तो मेरे पास बचा ही नहीं है ना, इसलिए मुझे रिजर्व तो कम करने पड़ेंगे। तो रिजर्व उनको तो कम कर दिया और कहां पे डाल दिया उसको मैंने? सीआरआर में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 10 लाख, और फिर मैंने पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट करने की एंट्री हो गई प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना कम ऑन 10 लाख 10 लाख। आई होप समझ में आ गया होगा, कल की कनेक्टिविटी में चीजें समझ में आ गई होगी। तो ये लिख लिया था क्या आपने? इसकी एंट्रीज करनी है ना? बताओ पहली एंट्री क्या हुई थी? पहले कर दिया ड्यू, फिर पैसे की व्यवस्था कर ली, रिजर्व्स को डेबिट करके सीआरआर को क्रेडिट कर लिया, और फिर लास्ट में क्या कर दिया मैंने? पेमेंट कर दिया। समझ में आया? बोलो क्लियर है? बना दोगे एंट्री? बनाओ देखे फटाफट से, 3 एंट्री होनी है, फटाफट से बनाओ। चलो अब एक बार थोड़ा समझो। मान लो कि एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर ही हमें रिडम्पशन करना होता प्रीमियम पे। किस पे करना होता कम ऑन? प्रीमियम पे। वो भी 25% के प्रीमियम पे रिडम्पशन करना होता। बताओ क्या एंट्री होती? कौन बता रहा है एंट्री? ड्यू एंट्री। ड्यू एंट्री क्या होती है? ड्यू एंट्री, हाँ जी भव्या जी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख। हाँ और कोई? हाँ भाई, बता भाई रोनिल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो बुक्स में 10 लाख पे क्रेडिट, जो 10 लाख पे ही डेबिट करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। प्रीमियम डेबिट हो जाएगा ना भाई, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कितना? 2,50,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 12,50,000। ड्यू हो गई? ड्यू हो गई पक्की? अब ये बताओ सीआरआर 12,50,000 का बनाना है या 10 लाख का? सीआरआर 1250 का बनाना है, 10 लाख का? 10 लाख का, वेरी गुड। तो अगली एंट्री सेम, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 8 लाख, सॉरी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 8 लाख, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 10 लाख, 10 लाख का बना दिया सीआरआर। अब पेमेंट की एंट्री, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 लाख है 1250, 12,50,000, सिंपल एकदम इजी। अब हो गया सर वो सिक्योरिटी प्रीमियम, सॉरी जो प्रीमियम और रिडम्पशन और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो उसकी भी एक एंट्री यहाँ पे एडिशनल बन जाएगी। कौन सी? स्टेटमेंट ऑफ पेंडल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। या तो पूरा स्टेटमेंट ऑफ पेंडल से ले लो 2.5 लाख रुपए, या फिर रिजर्व फंड में 2 लाख थे तो रिजर्व फंड से 2 लाख ले लिए, और बाकी बचे हुए कहां से ले लिए? स्टेटमेंट ऑफ पी एंडल से। समझ आया आपको? अरे बोलो क्लियर है? श्योर है ना? देखो ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ बेसिक एग्जाम्पल की, जब अपन अभी मेन इलस्ट्रेशन में जाएंगे ना बुक के, ये चीजें बड़ी काम आएगी। क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे व्यवस्था कितने रुपए की करनी पड़ी रिजर्व फंड से, मुझे यहाँ पे व्यवस्था करनी पड़ी तो 10 लाख रुपीज की सीआरआर बनाने के लिए, और एक 2,50,000 रुपीज की व्यवस्था करनी पड़ी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को राइट ऑफ करने के लिए। तो लकीली मेरे पास यहाँ पे पैसे अवेलेबल थे। समझ में आ रहा है? अगर मेरे पास यहाँ पैसे अवेलेबल नहीं होते ना, 12.5 लाख रिजर्व फंड में नहीं होते, कम पड़ जाते, तो फिर मुझे कुछ फ्रेश इशू यहाँ पे करना पड़ता। क्या करता? और फिर मुझे क्या करना पड़ता है? यहाँ पे फ्रेश इशू करना पड़ता। तो इस तरीके के आगे आपके बुक्स में इलस्ट्रेशंस आएंगे जहां पे ये आपको बोलेगा कि इतने ही रिजर्व है भैया मेरे पास, अब तू तेरे को जितने भी इशू ऑफ शेयर करने हैं उतने इशू ऑफ शेयर करके रिडम्पशन कर दे। मिक्स ऑप्शन, मिक्स ऑप्शन क्या था? पहला ऑप्शन तो आउट ऑफ फ्रेश इशू, सेकंड क्या था? आउट ऑफ रिजर्व्स, और थर्ड क्या है? मिक्स।
तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा कि कितने के नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं और कितने के लिए रिजर्व यूज करने हैं। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सीआरआर तो बनाना ही है 10 लाख का, वो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। साथ में अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहे हो तो प्रीमियम की भी राइट ऑफ करने की व्यवस्था क्रिएट करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? हम यहाँ पे प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं क्या? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? वैसे तो सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस में लिखा है कि प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को आप सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट सेक्शन 133 में लिखा है कि जो भी सेक्शन 133 में कवर्ड होने वाली कंपनी है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है ना? इस चीज का आगे बड़ा ध्यान रखना। चलें अभी आगे। क्लियर है? समझ में आ गया? 4 एंट्री लगा दोगे? कौन कौन सी? ड्यू, सेकंड सीआरआर, थर्ड पेमेंट, और फोर्थ प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की राइट ऑफ करने वाली एंट्री। समझ में आया? फटाफट से लगाओ, फटाफट से, फास्ट। अब देखिए सर, रिडम्पशन आउट ऑफ रिजर्व्स के अंदर थर्ड टॉपिक रिडम्पशन एट प्रीमियम। उसी एग्जाम्पल 4 में, सेम एग्जाम्पल 4 याद हो गया होगा अब तो, है ना? उसी एग्जाम्पल में अब की बार रिडम्पशन इस पे करना है डिस्काउंट पे। मैं फिर कह रहा हूँ ये नहीं आएगा पर फिर भी बीकॉम बीकॉम में काम आ सकता है। बताओ पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री ड्यू करोगे ना, एंट्री ड्यू। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना? 10 लाख ही। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 9 लाख, क्योंकि डिस्काउंट रिडम्पशन करना है। और टू प्रॉफिट या डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन कितना? 1 लाख। क्लियर है? पक्की? अब सीआरआर कितना बनाना है यहाँ पे? 10 लाख, 9 लाख? 9 लाख। एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 8 लाख ले लो उसमें से पूरे, रिजर्व फंड में से ले लो 1 लाख, टू सीआरआर 9 लाख। बना दिया 9 लाख का? ठीक है। अगली एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 9 लाख, 9 लाख। अब जो प्रॉफिट हुआ था उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट या डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1 लाख, 1 लाख। यहां तक ठीक है? और कुछ बचा है? बस हो गया। यहाँ प्रीमियम का राइट ऑफ करना है। अरे प्रीमियम पे रिडीम ही नहीं करा, जबरदस्ती है कि नहीं है? यहाँ तो प्रीमियम का राइट ऑफ नहीं करना है, डिस्काउंट को ट्रांसफर करना है। समझ में आ गया ना? देखो चेक कर लेता हूँ। प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख टू प्रेफरेंशियल होल्डर 9 लाख टू डिस्काउंट रिडम्पशन 1 लाख। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 8 लाख, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 1 लाख टू सीआरआर 9 लाख। सीआरआर में अब की बार मुझे डिस्काउंट का अमाउंट एक्सक्लूड करना है, ठीक है? प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 9 लाख, 9 लाख। और लास्ट एंट्री होगी डिस्काउंट और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1 लाख, 1 लाख। क्लियर है? पक्की? फटाफट से लगाओ एंट्री। एवरीबडी अब आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 6 की तरफ आ जाइए। साथ साथ करते हैं इसको अब, है ना? तो इसमें जर्नल एंट्री पास करनी है तो पहले बना लेते हैं फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज इलस्ट्रेशन नंबर 6। चलो बना दिया फॉर्मेट। इसमें बस देखना डेट्स दी हुई है क्या? डेट्स, अच्छा ठीक है, डेट दी हुई है हमारे को यहाँ पे, तो डेट का कॉलम पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट। आ जाइए रीड करें। रेडी फॉर्मेट? चलो भाई रीड करते हैं, सब साथ में फोकस करो। द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड एज ऑन 31st December 2022।
ठीक है। शेयर कैपिटल दिया हुआ है 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपए के, फुल्ली पेड अप, मतलब 4 लाख रुपीज की इक्विटी शेयर कैपिटल है। 1000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, मतलब 1 लाख रुपीज की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। यस और नो, यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं आगे। ये बोले रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, मेरे पास पी एंड एल है 35,000 का। ठीक है। 1 जनवरी 2023 को बोर्ड ने डिसाइड किया कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर को एट पार, किस पे, कम ऑन पार पे, बाय रिडीम करेंगे बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि कौन सा रिजर्व काम का नहीं है? कैपिटल रिजर्व काम का है? नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम? नहीं। जनरल रिजर्व काम का है कि नहीं है? यस सर, ये तो काम का है। और पी एंड एल भी काम का है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो करना क्या है सर? एंट्रीज पास करनी है, बस खत्म। करें एंट्रीज पास? बताओ पहली एंट्री। पहली एंट्री कम ऑन, कब करेंगे? 1 जन को। 1 जनवरी 2023, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना, कितने की है भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? 1 लाख। प्रीमियम देना है पार पे? पार पे। तो 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वन लाख। ये तो कर दिया मैंने ड्यू। हाँ, अब क्या करना है? क्या करना है बोलो? सीआरआर बनाए कितना? 1 लाख के बराबर। सीआरआर बनाने के लिए क्या क्या है मेरे पास? तो जनरल रिजर्व है, तो वील यूज जनरल रिजर्व फर्स्ट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना कम ऑन? 75,000। पी एंडल है क्या? पी एंडल अकाउंट डेबिट कितना कम ऑन? 35 है, तो 25 यूज कर लेंगे। लिखना पूरा भैया, सी आर आर पी आर मत लिख देना भाई साहब, लिखना पूरा। कैपिटल रिडम्शन वन लाख। ये भी किस डेट पे हो गई? 1 जनवरी। हाँ, अब क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे भाई? अगली एंट्री पेमेंट करेंगे ना। क्या एंट्री होगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, यहाँ पैसे की कमी तो है ही नहीं मेरे पास, पैसा तो है मेरे पास, तो ठीक है, अपन तो ये मानेंगे सर। 1 लाख और 2 बैंक अकाउंट 1 लाख, सिंपल। कोई डाउट है क्या? बताओ फटाफट। समझ में आ गया ये चीज? श्योर एकदम? दिस इज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 6। क्लियर है यहां तक? अब चलते हैं एक बार आगे। अब थर्ड टॉपिक बताओ, थर्ड टॉपिक क्या था? मिक्स था ना, मिक्स ऑप्शन। कुछ तो पार्ट फ्रेश इशू करके और कुछ तो पार्ट रिजर्व से सीआरआर बना के। समझ में आ रहा है? तो इसको पढ़ते हैं। इसका हेडिंग है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविजिबल प्रॉफिट। ये तो इसकी हेडिंग होगी। आई विल गिव यू टाइम, टाइम दूंगा मैं लिखने का ना, सिर्फ समझना। अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन अबाउट जेड लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024। कर लेना इसको। 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 रुपीज का एक है, तो टोटल 80 लाख रुपीज का है, तो कितना नंबर कितना हो गया? 80,000। यस और नो? 80,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए के, यानी कि 80 लाख रुपीज की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरी बुक्स में दिख रही है। नो प्रॉब्लम, इजी। आगे चलते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रही है अपने को 1 करोड़ की, और 10 रुपए का एक है, मतलब 10 लाख इक्विटी शेयर्स। यस और नो? तो 1 करोड़ रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताओ। रिजर्व एंड सरप्लस में मेरे पास में जनरल रिजर्व है 25 लाख। ये काम आएगा या नहीं आएगा?
अगर बोलेगा रिजर्व से करना है तो अब ये काम आएगा। पी एंड एल अकाउंट है 31 लाख, काम आएगा नहीं आएगा? ये भी आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम काम आएगा रिडम्पशन करने के लिए? नहीं। रिवॉल्यूशन जो काम आएगा 10 लाख का? नहीं। स्टेचुरी जो काम आएगा 20 लाख का? बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है सर? कुल मिला के टोटल रिजर्व दिए हुए 98 लाख के, काम के मैंने ढूंढ लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। 10% का डिबेंचर दिया है 1 करोड़ का। कैश और बैंक बैलेंस मेरे पास में है 60 लाख। ठीक है, कोई बात नहीं। इन्वेस्टमेंट्स है मेरे पास कितना? 25 लाख। ठीक है, थोड़ा कैश और बैंक बैलेंस पे ध्यान देना इस बार। कितना है? 60 लाख। अभी तक क्वेश्चंस में दिए नहीं थे तो हम ये मानते थे हमारे पास पैसा ही पैसा है, कोई टेंशन नहीं थी। ठीक है, अगर रिजर्व से करना है तो हम ये मानते थे हमारे पास पैसा ही पैसा है। अब पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स जो है ना, उनका रिडम्पशन होना है 31 मार्च 2024 को 20% प्रीमियम पे। तो एक बार आगे नहीं पढ़ रहा मैं, एक बार बस दिमाग में लगा रहा हूँ कि यार 80 लाख तो देना ही था। प्रीमियम कितना परसेंट है? प्रीमियम कितना परसेंट है? कम ऑन 20%। एक बार 80 लाख प्लस 20% करना कितना आ रहा है? 96 लाख रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 96 लाख रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। सिंपल है तो बिल्कुल। 80 लाख रुपीज तो देने ही है, साथ में 20% का प्रीमियम भी देना है, मतलब 80 लाख प्लस 16 लाख कितना हो गया? 96 लाख। यहाँ कोई डाउट? ओके, इजी। आगे देखना। द कंपनी हैज decided to sell all the investments for 20 lakh। मस्त क्वेश्चन है। कितने में बेचना है? 20 लाख रुपए के अंदर इन्वेस्टमेंट बेचने के लिए डिसाइड कर दिया कंपनी ने। था कितने का इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट कितने का था? इन्वेस्टमेंट कितने का था? बेच कितने में रहे? 20 लाख। प्रॉफिट या लॉस? लॉस। एंट्री क्या हो जाएगी? नेट एंट्री, नेट एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 20 लाख। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख टू इन्वेस्टमेंट 25 लाख। बिल्कुल 11th क्लास वाली एंट्री है, इसमें कुछ भी नया नहीं। समझ में आ गया? पक्की बात। तो ये कर दिया अपन ने पहली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 20 लाख, 5 लाख और 25 लाख। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अरे बोलो। ओके, क्या बोल रहा है आगे पढ़ते हैं। न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच will be issued at the rate 25% premium as required for redemption of preference shares after the utilization of free reserves। ये बोल रहा है कि फ्री रिजर्व्स को आप पूरा यूटिलाइज कर लो, उसके बाद जितनी जरूरत पड़ जाए उतने के लिए आप क्या कर देना? इक्विटी शेयर्स इशू कर देना। एक 10 रुपए का होगा और उसको 25% प्रीमियम पे मुझे इशू करना पड़ेगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड एंड पास जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन आपके सामने, मैंने पढ़ दिया इसको। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को लिख लो, सिर्फ क्वेश्चन को लिख लो स्क्रीन पे देख के। ठीक है, आराम से इसको लिखो, अपने बुद्धि लगाओ और ये बताना कि कितने इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को लिखो आराम से, इसको देखो और ये बताना कि भैया कितने इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे। पीडीएफ मत खोलना, बताता हूं। ये रही हेडिंग, आराम से इसको लिखो, टेक योर टाइम। अच्छा इलस्ट्रेशन है ये, अच्छा एग्जाम्पल है। ये आपने बना दिया तो 80-90% चैप्टर हो गया है मान लो। थोड़ा तेज चलाओ हाथ फटाफट, फास्ट फास्ट फास्ट।
लिखो लिखो फटाफट लिखो। ऑनलाइन लिख रहे हो क्या आप भी? हेलो। यस सर। यस सर। जिसने लिख दिया वो चालू करो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड कितना होगा? ओके नाउ कैलकुलेट। खुद का? अच्छा तुक्का मारेगा तूने? ओ अरे मुझे लगा तू तो आंसर बता। ये तो तुक्का, मुझे लगा भाई इसको तो आई क्या दिखता है, क्या क्या बात। तो अलग अलग बहुत सारे आपके आंसर आए। नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड किसी का आया 1,60,000, किसी का आया 1,90,000, किसी का आया 2,50,000, किसी का आया 290, किसी का आया 320, 360, 410 और 418 तक भी आए हैं। ज़्यादा बच्चों ने बताया 2,40,000 नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने हैं। वो थोड़ा सा ऑब्वियस डम आंसर था। कैसे? तो आपने क्या किया, वो 2,40,000 वालों ने क्या किया, जो ऑब्वियस आंसर है, उन्होंने बोला देखो कि हमको है ना 80 लाख रिप्लेस करनी है। भले ही प्रीमियम पे रिडीम करना होगा पर रिप्लेस कितनी करनी है? 80 लाख। रिडम्पशन के टाइम पे भले ही पेमेंट 96 लाख का करना है पर कैपिटल रिप्लेस कितनी करनी है? 80 लाख। यही था आपके दिमाग में। तो आपने सोचा यार 80 लाख में से अपने पास फ्री रिजर्व कितने अवेलेबल हैं? 25 प्लस 31 कितने हो गए? 56। तो 56 लाख आपने माइनस किया। जो भी महानुभाव थे, कितना है आपका? 24 लाख की कैपिटल रिप्लेसमेंट करनी है। तो 24 लाख को डिवाइड बाय 10 से आपने डिवाइड कर दिया। कितना आ गया आपका आंसर? 2,40,000 आंसर आ गया। ये बड़ा ही ऑब्वियस आंसर था जो आपको आना था और ये 2,40 आप लोगों ने निकाल दिया। ठीक है। अब ये गलत है। गलत क्यों है समझना। एक तो है ना मेरे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेच के लॉस हुआ था 5 लाख का। कितने का लॉस हुआ था? तो वो आपके पेंडल से कम नहीं होगा? कम नहीं होगा? अरे कम होगा ना भाई। तो फ्री रिजर्व अभी 56 लाख रहेगा या 51 लाख? ये समझे? फ्री रिजर्व 56 लाख तो नहीं है, ये पहली गलती। तो अभी भी और है। तो फिर कईयों ने आंसर दिया 80 लाख माइनस 15। यहां तक बच्चों ने पकड़ लिया, 5 लाख वाला लॉस पकड़ा है बच्चों ने। फिर आपने आंसर दिया, बोले 29 लाख का हमको कैपिटल रिप्लेसमेंट करना है। 29 लाख डिवाइड बाय 10 और आपका आंसर आ गया 290। ये भी सेकंड लॉट वाले बच्चे, पर थोड़ा सा बेटर था आपका आंसर। ठीक है। फिर तुक्का लगा दिया दीदी ने। अभी भी एक बचा है, जो अभी भी एक एलिमेंट ऐसा बचा है जो आपके पेंडल को कम करेगा, आपके जनरल रिजर्व और पेंडल को कम करेगा। अभी एक एलिमेंट और बचा है। और वो तो हो गया सर, वो सब होने के बाद में सब सेटल करके दिया हुआ है यार, कम ऑन। यस, बिल्कुल सही जवाब। वो 20% प्रीमियम जो देना है ना रिडम्पशन पे भाई, वो कहां से राइट ऑफ करोगे? वो प्रीमियम जो देना है रिडम्पशन पे वो भी कहां से राइट ऑफ करोगे? आपके पी एंड एल से या जनरल रिजर्व से राइट ऑफ करोगे ना भाई साहब। तो उसकी भी तो व्यवस्था निकालनी पड़ेगी। हेलो, एक तो 5 लाख का लॉस राइट ऑफ करना पड़ेगा और एक 16 लाख का
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर माइनस करना पड़ेगा, तो आपका फिर फ्री रिजर्व अवेलेबल फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना रहा? ना 56 लाख ना 51 लाख, कितना 56 लाख में से गए पहले तो 5 लाख लॉस के, फिर गए 16 लाख प्रीमियम के। राइट ऑफ तो करना पड़ेगा ना ब्रो। कितना बचा? 35 लाख का फ्री रिजर्व बचा, जिसको आप कहां यूज कर सकते हो? कहां यूज कर सकते हो? सीआरआर को क्रिएट करने में, मतलब रिडम्पशन के लिए। ओवरऑल कैपिटल रिप्लेसमेंट कितना करना था? 80 लाख। उसमें से फ्री रिजर्व से कितना रिप्लेस हो जाएगा सीआरआर बना के? 35 लाख। कितना बचा? 45 लाख। और 45 लाख डिवाइड बाय 10 कितना आंसर आ जाएगा? जो तुक्के से आंसर आया था। अब तो क्या सबको आ गया यार? कितना हो गया सर? 4,50,000 शेयर्स आया। हेलो, मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको एग्जांपल कराया था, मैंने बोला था, मैं कहा जब आगे क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वहां पे ध्यान रखना प्रीमियम की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पर शायद आपने थोड़ा नजरअंदाज कर दिया, पर देखो कोई बात नहीं। जैसे वो सूर्यवंशम में वो अमिताभ बच्चन खीर के जहर को नजरअंदाज कर देता ना, वैसे आपने भी नजरअंदाज कर दिया मेरी बात को। ठीक है, पर अब सुनना, क्योंकि अब तो खून आ ही गया है। तो फ्री रिजर्व अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मैं पहले यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ? फ्री रिजर्व, जो कि अवेलेबल तो है पर रिडम्पशन के लिए अवेलेबल है। तो वैसे तो टोटल फ्री रिजर्व मेरे पास 56 लाख के हैं, उसमें कोई शंका नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें से 5 लाख का आपने लॉस माइनस कर दिया, यहाँ तक भी सेट है। अरे तो लॉस तो माइनस करना पड़ेगा, 400 पेंडल से होगा ना सर। ठीक है, और उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो देना है, वो भी तो अपन पी एंड एल या जनरल रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे। कितना आ गया? 16 लाख। तो आपके पास फ्री रिजर्व कितना बचा? कम ऑन 35 लाख। यस और नो? अब देखो, आपको कैपिटल कितनी रिप्लेस करनी थी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम्ड कितनी थी? बोले 80 लाख थी। उसमें से फ्री रिजर्व अवेलेबल कितने थे जिससे मैं सीआरआर बनाऊंगा? बोले 35 लाख था। तो अभी मेरे को कितने इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे? कितने नॉमिनल वैल्यू के इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे? कितनी नॉमिनल वैल्यू के इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे? 45 लाख। और 45 लाख डिवाइड बाय इशू प्राइस से करूंगा या नॉमिनल वैल्यू से? नॉमिनल वैल्यू से। तो 45 लाख डिवाइड बाय 10 आ गया कितना? 4.5 लाख शेयर्स। आया? आया कि नहीं आया? अरे बोलो, क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आप तो नया था, समझ लिया, कोई बात नहीं, गलती कर दी, अब आगे नहीं करेंगे। समझ में आ गया? अब बताओ, चलो अब एंट्रीज करते हैं अपन। तो पहले नए शेयर इशू करवा दें, नए शेयर इशू करवा दें। इशू प्राइस क्या है? अरे लिखवाया ना आपको एग्जाम्पल। 10 रुपए का शेयर कितने पे इशू हो रहा है? 25% प्रीमियम, मतलब इशू प्राइस कितनी है? 12.5। पहली एंट्री, नेट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 4,50,000 इंटू 12.5 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4,50,000 इंटू 10 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 4,50,000 इंटू 2.5। ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री कर ही चुके थे, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट। और जो लॉस आया इसको पीएनएल से मैंने राइट ऑफ यहाँ पे कर ही दिया। उसके बाद मैं नए शेयर इशू करने की एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट 56,25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 45 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 11,25,000। यहां तक का कार्यक्रम सेट है। ओके, अगली एंट्री बताओ। अरे बताओ ना यार, क्या कर रहे हो यार? अगली एंट्री यार, कम ऑन यार, सब धीरे धीरे बोलो। प्रेफरेंस शेयर ड्यू एंट्री शेयर, और बताओ ना क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ड्यू करेंगे ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा। क्या एंट्री होगी? कितना परसेंट था प्रेफरेंस शेयर? 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 80 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 16 लाख टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 96 लाख। यहां तक कोई दिक्कत ढूंढना है? ओके ओके। पेमेंट कितना करना है? 96 लाख। पर पेमेंट से पहले सीआरआर बना ले। सीआरआर बनाने की एंट्री बताओ। अब है ना, अब मेरी बात सुनो। अब है ना, मेरे को ये नहीं होता ना कौन सा रिजर्व मैंने लॉस से कौन सा रिजर्व वगैरह यूज कर लिया। तो मैं यहाँ पे मान रहा हूँ, मतलब मानने वाली बात है कि ये जो 5 लाख का लॉस था इन्वेस्टमेंट का और 16 लाख का जो है प्रीमियम है, इसको मैं पीएनएल से राइट ऑफ करूंगा मान लो। तो मेरे पास पीएनएल कितना बचेगा अवेलेबल? 10 लाख।
और जनरल रिजर्व कितना बचेगा अवेलेबल, पूरा 25 लाख। ठीक है, अरे तो वो तो कैसे ही मान लो, आप लॉस को जनरल रिजर्व से राइट ऑफ करे हुए मानोगे तो जनरल रिजर्व कम हो जाएगा। मैंने लॉस किससे राइट ऑफ करा हुआ मान लिया, पी से, तो पी कम हो गया। ठीक है, वो तो मुझे ब्रेकअप तो पता होना चाहिए ना, कौन सा रिजर्व बचा है मेरे पास में। हालांकि मुझे पता है मेरे को कि मेरे पास 35 लाख का रिजर्व है, पर 35 लाख का ब्रेकअप क्या है, 35 लाख में जनरल रिजर्व कितना है और 35 लाख में पी कितना है। तो मैंने क्या अज्यूम करा कि लॉस को भी मैं पी से राइट ऑफ करूंगा और मैं प्रीमियम को भी पी से राइट ऑफ करूंगा, तो पी तो मेरे पास में 10 लाख का बचेगा और 25 लाख का बचेगा मेरे पास जनरल रिजर्व। समझ में आ रहा है क्या? तो बताओ एंट्री क्या हो जाएगी सीआरआर वाली, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 25 लाख, पी अकाउंट डेबिट 10 लाख टू सीआरआर 35 लाख। बन गया सीआरआर। अब पेमेंट कर दे, पेमेंट कर दे। क्या एंट्री पेमेंट करने की, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 96 लाख टू बैंक 96 लाख। अरे बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? और फिर वो जो प्रीमियम को यहाँ डेबिट किया था ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाली एंट्री में ड्यू करने के लिए, उसको हम कहाँ से राइट ऑफ कर देंगे, पी एंड एल से, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 16 लाख 16 लाख। तो इस तरीके से हुआ ये क्वेश्चन क्लोज। समझ आया? अरे बोलो आया क्या? अच्छा था ना? ऐसे आपकी किताब में दिए हुए हैं, पर अब ये अपन ने एक कर लिया तो अब अपने को जोड़ने आना पड़ा, नहीं आएगा ना? समझ में आ गया? कोई डाउट? पहली एंट्री करी इन्वेस्टमेंट सेल करने वाली, फिर लॉस को राइट ऑफ कर दी स्टूडेंट पी से, फिर करा इक्विटी शेयर इशू करने वाली एंट्री कर दी, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर वाली जो रिडम्पशन वाली ड्यू एंट्री कर दी, उसके बाद सीआरआर बना दिया, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दिया और लास्ट में प्रीमियम को पी से राइट ऑफ करके क्लोज कर दिया। समझ में आया? श्योर है? कोई डाउट है यहाँ पे? एनी डाउट? समझ में आ गया गलती करी थी जो? सेट है? ओके, तो इसको आप लिख लो आराम से, है ना? आराम से का मतलब थोड़ा तेज, मतलब आराम से मतलब समझ के लिख लो पर थोड़ा तेज। चलो अभी ये लास्ट एग्जाम्पल अपने वालों में से, एग्जाम्पल नंबर 8। एक बार इसको चेक कर लो। ये बोल रहा है कि सपोज इन एग्जाम्पल नंबर 7 द कंपनी हैज डिसाइडेड टू यूज मिनिमम रिजर्व्स। बोले यार हमको रिजर्व कम से कम यूज करने हैं, ठीक है। वहां पे रिजर्व ज्यादा से ज्यादा यूज करने थे, एग्जाम्पल 7 में रिजर्व ज्यादा से ज्यादा यूज करने थे, और बचे हुए पार्ट के लिए अपन ने क्या करा, इश्यू ऑफ शेयर करा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिजर्व्स कम से कम यूज करने हैं। करना तो कॉम्बिनेशन से ही है इसको, पर रिजर्व कम से कम यूज करने हैं। तो ठीक है कर लेंगे आप बोलोगे जैसा। तो बोला, इन्होंने बोला कि रिजर्व कम यूज करेंगे तो हम ये चाहते हैं कि हम 6 लाख इक्विटी शेयर इशू कर दें। अब आप 6 लाख इक्विटी शेयर इशू कर दोगे तो 80 लाख में से कितने की कैपिटल आपने रिप्लेस कर दी, 60 लाख की कैपिटल रिप्लेस कर दी, कितने बचे? तो सीआरआर कितने का बन जाएगा? सॉर्टेड है, हो गया खत्म। और समझे क्या? एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 में फर्क समझ में आया? एग्जाम्पल 7 में मैंने खुद ने निकाला कि मुझे कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे। यहाँ पे इसने बोला कि इशू कितने करने हैं हम बता रहे हैं आपको, बस सीआरआर कितना बनाना है वो आप देख लेना। समझ रहे हो? तो पहली एंट्री वही सेल की, अरे पूरा क्वेश्चन ही हो गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, वही 20 लाख 5 लाख 25 लाख सिंपल। उसके बाद लॉस को राइट ऑफ कर देंगे, इससे पीएनएल से लास्ट में कर देंगे, अभी कर दो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नए शेयर इशू करने के लिए बोल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख शेयर इंटू 10.5, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख इंटू 10 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 6 लाख इंटू 0.5। हो गई सेकेंड एंट्री। हेलो सेट है? ड्यू कर दो, ड्यू कर दो, ड्यू कर दो। 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 16 लाख, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 96 लाख। बिल्कुल सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है यहाँ तक। आगे देखो अब क्या करेंगे, सीआरआर बनाएंगे ना। अब सीआरआर कितने का बनाएंगे, 20 लाख का। तो अपने पास जनरल रिजर्व में थे 25 लाख, उससे बना दे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 20 लाख 20 लाख सिंपल। सर यहाँ पे 20 लाख का सीआरआर ही क्यों बनाया, क्योंकि 80 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में से 60 लाख की मैंने नई शेयर इशू करके रिप्लेस कर दी, तो बस 20 लाख का ही मुझे सीआरआर बनाने की यहाँ पे जरूरत पड़ी। समझ में आया? उसके बाद में पेमेंट कर दी और लास्ट में लॉस को और प्रीमियम को स्टेटमेंट ऑफ पेंडल से राइट ऑफ कर दिया। आया कि नहीं? अरे बोलो, श्योर है? पक्की बात? बस इसको लास्ट लास्ट इसको लिख लो, फिर अपन अपने आईसीआई के इलस्ट्रेशन करते हैं। चलो जी,
अब पधारिए आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। तो ये रहा आपका बहुत ही ज्यादा हार्ड इलस्ट्रेशन नंबर 4, जो एग्जाम में कभी नहीं आएगा। क्या बता ही जाए मतलब, पर ठीक है, अपने आने तो नहीं चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी डिसाइडेड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके ओके, 9 रुपए का इक्विटी शेयर ये इशू करना चाहते हैं, बट इक्विटी शेयर ये कम से कम इशू करना चाहते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा कहां से रिडम्पशन करना चाहते हैं ये? रिजर्व से। कहां से? कम ऑन, रिजर्व से। समझ में आ गया? अरे इक्विटी शेयर कम इशू करना है मतलब ज्यादा से ज्यादा रिजर्व यूज करना है, और रिजर्व कम यूज करना है मतलब ज्यादा से ज्यादा इक्विटी शेयर यूज करना है, यही कहानी है ना। तो यहाँ पे रिजर्व ज्यादा यूज करने हैं, इक्विटी शेयर कम इशू करने हैं। ओके, तो हमारे पास रिजर्व्स हैं कितने मेरे भाइयों बहनों? 3 लाख। ओके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कितनी थी भाई नॉमिनल वैल्यू जिसको मुझे रिडीम करनी है? 5 लाख। मेरे पास रिजर्व कितने हैं जिससे मैं सीआरआर बना लूंगा? 3 लाख। ओके, कितना बचा? 2 लाख। अब 2 लाख के बराबर के नॉमिनल वैल्यू के इक्विटी शेयर इशू करने हैं। एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 या 9? 9 ही है, तो फेस वैल्यू 9 है, शेयर ही 9 रुपए का है भाई। तो 2 लाख डिवाइड बाय 9 करो, 22,222। तो पॉइंटों में तो आ जाएगा आंसर, बाकी होंगे तो अपने राउंड ऑफ में ही शेयर, या एक ज्यादा कर दो भाई, कम तो कर नहीं सकते। तो 22,223 शेयर अपने को यहाँ पे इशू करने पड़ेंगे। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? इसमें डाउट हो सकता है क्या यार, मतलब नहीं आ रहा ना? वेरी गुड। इलस्ट्रेशन नंबर 5 आ गया एक घर पे, है ना, मतलब नहीं लिखो तो भी चलेगा। अब इलस्ट्रेशन 5 में आ जाओ प्लीज। एक्स लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज एट 31 मार्च 2023। ध्यान पूरा बुक की तरफ, पर आंसर मत देखना, है ना, या बोर्ड की तरफ, आंसर मत देखना। इक्विटी एंड लिमिट लाइबिलिटीज है अपने पास में, तो शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल दी हुई है 2,90,000 की। अब ये शेयर कैपिटल में क्या क्या दिया हुआ है यार, ये तो अपने को पता ही नहीं है। नोट दिया है क्या इसका? नोट सर इसका नोट तो नहीं दिया, बट नीचे पैराग्राफ में बोला है कि इस 2,90,000 की शेयर कैपिटल में ना दो है चीजें। कौन कौन सी है? एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होनी है, क्योंकि चैप्टर ही पढ़ के इसका रहे हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। तो इक्विटी शेयर कितने की है भाई? कैपिटल कितने की है? 2,25,000 की। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? कमॉन, 65,000। अरे ब्रेकअप बता रहा हूं मैं यार आपको, 290 का ब्रेकअप है। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है मेरे पास? 48,000 का है रिजर्व एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व या पी एंड एल कुछ बोला है क्या इसने? हाँ लास्ट में बोला है ना, बोले रिजर्व एंड सरप्लस में पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हुए कि भैया ये तो पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस अपने को दिया हुआ है 48,000। ओके ठीक है। ट्रेड पेबल का मुझे कोई मतलब नहीं है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का मुझे कोई लेना देना नहीं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का हो सकता है लेना देना हो सकता है ये असेट को, इसको इन्वेस्टमेंट को बिकवा दे, हो सकता है इन्वेस्टमेंट को बिकवा दे। क्योंकि देखो ना, रिडम्पशन करना है आपको तो आपको कितना पैसा की जरूरत होगी? अगर पार पे भी करते हो तो 65,000 तो चाहिए ही चाहिए, और प्रीमियम पे करते हो तो ज्यादा पैसा चाहिए। अपने पास देखो ना कितना है बैंक में, मात्र 31,000 है। तो या तो ये नंबर ऑफ न्यू शेयर इशू करवाएगा आपसे, या फिर रिजर्व से अगर इशू करवाता है तो आपसे इन्वेस्टमेंट बिकवाएगा ये। अरे कैश तो चाहिए ना यार, पैसा तो चाहिए ना, बैंक तो चाहिए ना। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि हमको रिडम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, शानदार। फोकस कर लेना, स्टार मार्क एलडीआर। ए कैटेगरी क्वेश्चन है, एलडीआर लगा लेना, लास्ट डे पे पढ़ के जाना पड़ेगा। फोकस करना, अब आंसर मत देखना ना। अब पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है कि यार हमको रिडम्पशन करना है। अच्छा, और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे करना है। ओ मतलब 65,000 रुपीज प्लस 10%, कितना हो गया? अरे बोलो यार कितना हो गया, कमॉन यार। 65 प्लस 10%, 71,500 रुपीज की आवश्यकता है। 71,500 रुपए की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हम रिडम्पशन करने के लिए ना अब हमारा इन्वेस्टमेंट बेच देंगे, 18,500 का इन्वेस्टमेंट बेच देंगे हम 15,000 में। ठीक है,
अपने पास वैसे कैश कितना अवेलेबल है अभी? 31,000 का अवेलेबल है। तो मैं एक बार थोड़ा दिमाग में ना कैलकुलेशन चला रहा हूँ कि 31 का कैश तो अवेलेबल है, 15,000 का इन्वेस्टमेंट बेच के आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ना रिडम्पशन करो आप, पर बैंक में कितने छोड़ देना भाई? 12,000 छोड़ देना। रिडम्पशन करो, पर रिडम्पशन करने के बाद मिनिमम बैंक बैलेंस कितना बचना चाहिए? 12,000, मतलब 12,000 तो यूज ही नहीं कर सकता। 31 था मेरे पास, 15 और आ गया, 12 यूज नहीं कर सकता। तो बताओ कितना यूज कर सकता हूँ? अरे बताओ यार, थोड़ी 4,000 का बैंक बैलेंस में यूज कर सकता हूँ। कोई यहाँ तक प्रॉब्लम? सिंपल एकदम, इजी। ओके। अब बोल रहा है कि आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, सुनना मेरी बात, मैं जोर दे रहा हूँ इस बात पे, फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए 50 रुपए का इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 50 रुपए का इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा। तो बताओ कितने इक्विटी शेयर इशू करने? रिक्वायरमेंट कितने पैसे की है? रिक्वायरमेंट कितने पैसे की है? रिक्वायरमेंट कितने पैसे की है? 71,500। मेरे पास जो पैसा अवेलेबल है वो कितना है? 34,000। माइनस करो देखे, 37,500 की रिक्वायरमेंट है। कैसे पूरी करेंगे? गलत कर दिया क्या मैंने? 37,500 आएगा ना? कैसे फुलफिल करेंगे पैसे की रिक्वायरमेंट? 50 रुपए का शेयर इशू करके डिवाइड बाय 50, कितना आ गया? 750 शेयर। हेलो, आ गया क्या? सही है। तो सर इसमें क्या LDR कैटेगरी A+ स्टार क्या लगवाया आपने? फालतू फालतू ही। इसमें ऐसा क्या हार्ड था? अब देखो हार्ड करता हूँ। टू इश्यू मिनिमम इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच, ठीक है, एट 20% प्रीमियम। तो भी क्या फर्क पड़ेगा? अब बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड कितने? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड कितने आएंगे भैया? पहला वाला तो पकड़ लिया आपने आंसर, 750 शेयर इशू करने हैं, वो तो हो गया। अब मैं बोला कि 50 रुपए का शेयर इशू करना है, पर इशू प्राइस क्या है? इशू प्राइस क्या है? 60 रुपीज। तो अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड कितना आएगा? सेम आएगा या फर्क पड़ेगा? सेम ही आएगा ना, मतलब कौन कौन है सेम? सेम आएगा। अरे बोलो इसमें क्या हो गया, घबरा के रहे हो? सेम आएगा, 750 शेयर इशू करने पड़ेंगे। हेलो दीदी, आपका आपका मत? नोटा या बीजेपी कांग्रेस, बोलो ना यार। हाँ, सेम वाले 750। नोटा, कांग्रेस, बीजेपी, है? चलेंगे? हाँ। सेम नहीं आएगा? पता नहीं, नोटा सेम 750। सेम? अलग वाले? अलग वाले हैं ये, बागी हैं, ये बागी हैं, ध्यान रखो इनको, देख लो उनको बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बागी हैं। हाँ बागी, बागी नंबर कुशल बता। बिल्कुल सही। अबे स्टार्टिंग से बोलता था मैं, मेरा मेन पर्पस अगर कैपिटल को रिप्लेस करना होता है तो डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू होता है, बट अगर मेरा मेन पर्पस यहाँ पे फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है तो डिवाइड बाय किससे करेंगे? इशू प्राइस से। आया कि नहीं आया? एग्जाम में ये देके फंसा सकता है वो, समझ रहे हो? जनता नहीं कर, 90% जनता हिंदुस्तान की नहीं कर पाएगी इसको। नहीं पढ़ा होगा तो इतना डीपली। आप कर लोगे ना? और कर लोगे ना? ये समझे? यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? पैसे का फुलफिल करने की। रिजर्व तो है मेरे पास, रिजर्व तो 48,000 रुपए, क्या काम दे? रिजर्व का पैसा तो मैंने असेट में लगा दिया होगा, हो सकता है मे भी,
पर कैश बैलेंस तो अवेलेबल नहीं है ना मेरे पास, तो मेरे पास में प्रॉब्लम क्या है, बैलेंस की है। या मेरा मेन पर्पस क्या है यहाँ पे, मेरा मेन पर्पस क्या है, टू रेज दी फंड्स। मेन पर्पस क्या है, टू रेज दी फंड्स। तो यहाँ अगर मेरा मेन पर्पस टू रेज दी फंड्स है ना मेरे भाई, तो यहाँ डिवाइड बाय इश्यू प्राइस ही होगा, डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर यहाँ पे नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चन किताब में दिया हुआ था तो बिल्कुल लल्लू लाल था, क्योंकि 50 का शेयर 50 में इशू करवा रहा था, तो वहां पे तो हमने डिवाइड 50 कर लिया, शेयर बन गया, बोलो 750 शेयर, 750 शेयर, वेरी गुड, सही, बिल्कुल सही, कोई डाउट नहीं। पर जैसे ही 50 रुपए का शेयर 20% के प्रीमियम पे इशू करने के लिए अगर ये बोल जाता, तो वहां पे डिवाइड बाय 50 नहीं कर सकते थे, डिवाइड बाय 60 करना होता। कुछ समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो, क्लियर है क्या? मुझे जितना पैसा चाहिए उतना ही रेस करना है ना, ये ज्यादा रेस कर दोगे? जितना पैसा चाहिए उतना ही रेस करोगे ना, तो डिवाइड बाय 60 करोगे, 50 करोगे, 60 करोगे, ताकि नंबर ऑफ शेयर कम आए पर पैसा उतना ही आए जितने की जरूरत है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मेरी को जरूरत थी रिडम्शन के लिए 71,500 की, ठीक है, समझना प्लीज। उसमें से मैंने यहाँ पे इस 71,500 में से मैं रिजर्व्स का यूज कर लूंगा, ठीक है यार, रिजर्व की छोड़ो, पर रिजर्व जितना मेरे पास कैश अवेलेबल नहीं है, तो रिजर्व का पूरा मैं यूज नहीं कर सकता यहाँ पे। मेरे पास कैश कितना अवेलेबल था, 31,000, या मेन टंटा कैश का है। उसके बाद में मैंने इन्वेस्टमेंट बेचे, कितने आ गए, 15,000, ये कैश, कैश की बात हो रही है, कैश और बैंक की बात हो रही है, ठीक है, 15,000 आ गए। ये बोला 12,000 तो छेड़ने दूंगा नहीं, तो कितने यूज कर सकता हूँ, 34,000, समझना आप, 34,000 माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितना कैश या बैंक शॉर्ट आ गया, 37,500 शॉर्ट आ गया बैंक बैलेंस। अब 37,500 रुपए चाहिए मेरे को। मेरे को कैपिटल रिप्लेस करने की चिंता नहीं, मेरे पास रिजर्व फंड पड़ा है मस्ती से, कोई टेंशन नहीं है। रिजर्व फंड है 48,000 का, और नए शेयर में अगर कितने भी इशू कर दूंगा तो भी रिप्लेस तो हो ही रही कैपिटल। तो मेरा मेन पर्पस क्या है यहाँ पे, टू रेज दी कैपिटल, टू रेज दी फंड्स, टू रेज दी फंड्स। तो सुनो, मुझे 37,500 रुपए चाहिए। अब अगर मैं एक शेयर 60 रुपीज का इशू करता हूं, तो बताओ मुझे कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे 37,500 के लिए, 625। कितने, 625। कुछ आया, 625 इंटू 50 करना, 625 इंटू 50 करना, 31,250 रिप्लेस होगी कैपिटल, 650 इंटू 50 से रिप्लेस होगी ना कैपिटल, और बाकी बचा हुआ कहां से ले लेंगे, रिजर्व से सीआरआर बना देंगे। समझ में आया क्या? मजेदार ये क्वेश्चन कब बना, मजेदार ये क्वेश्चन कब बना, जब 50 का शेयर 20% के प्रीमियम में इशू करवाएगा, तो यहाँ पे मजेदारी आ गई। अदरवाइज जो अपन ने पहले आपने मेरे को करवा दिया उसमें तो कोई दम नहीं था। समझ में आ गया साफ साफ कि 37,500 चाहिए, 50 का शेयर इशू करना है, और 50 में ही करना है, डिवाइड 50 कर दिया, 750 आपका आंसर आ गया। इसमें क्या था? हेलो, कुछ आया? अरे आया क्या? नहीं आया, नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया बोलो, श्योर, क्लियर, एकदम क्लियर। अब देखो, ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो है, ये तो किताब वाला जो है वो तो कर दिया आपने, किताब वाला सॉल्यूशन तो आपने यहाँ पे कर दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो कुछ अलग ही है, ओके। ये तो किताब का हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो किताब का आंसर है। अब है ना, इसमें एक, ये किताब का आंसर लिखने के बाद में अपन एक चेंज करेंगे। सपोज इन अबव इलस्ट्रेशन नंबर 5, इफ द इशू प्राइस ऑफ न्यू इक्विटी शेयर वुड बी 60 रुपीज, ठीक है, देन पास जर्नल एंट्रीज, तो फिर वहां पे चेंज आ जाएगा। समझ में आया? तो पहले एक बार बुक का जो था वो लिख लें। बुक का था उसके हिसाब से, बुक का था उसके हिसाब से क्या है कि 71,500 की जरूरत थी मुझे, 15,000 तो इन्वेस्टमेंट बेच के आ गया, 31,000 अवेलेबल था मेरे पास बैंक बैलेंस, उसमें से 12 का इन्होंने मना कर दिया, तो मेरे पास में 19,000 का ही पैसा अवेलेबल रहा। तो 37,500 की मुझे रिक्वायरमेंट थी। फंड्स टू बी रेज्ड बाय इशू ऑफ न्यू शेयर, सिंपल एकदम इजी, यहाँ तक तो कोई था ही नहीं। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड 37,500, और 50 का शेयर 50 में इशू कर रहा था, तो डिवाइड भी किससे कर दिया यहाँ पे, 50 से, तो 750 शेयर मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, इशू कर दिए। यहाँ तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंट्री कर दी पहले इन्वेस्टमेंट बेचने की, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इन्वेस्ट, सेल इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट 15,000, 3,500, 18,500, सिंपल। बुक्स में देखो 18,500 के इन्वेस्टमेंट थे, 15 में बेच दिए, लॉस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसके बाद मैंने 750 शेयर इशू कर दिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 37,500, 37,500, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। रिडम्पशन की एंट्री कर दी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 65,000, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 6,500 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 71,500, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद अगर अपन 750 शेयर इशू कर रहे हैं 50 के, तो अपन ने कितनी कैपिटल रिप्लेस कर दी? 37,500 की कैपिटल रिप्लेस कर दी। तो मुझे अब सीआरआर कितने का बनाना है? 60 में से 37,500 की कैपिटल रिप्लेस हो गई, तो सीआरआर कितने का बनाना है? इलस्ट्रेशन 5 के हिसाब से 27,500 बना दिया सीआरआर। कोई डाउट? अरे बोलो। उसके बाद पेमेंट कर दिया और लास्ट में लॉस और प्रीमियम को पेंडल से राइट ऑफ करके खत्म कर दिया, क्योंकि पेंडल की मेरे पास यहाँ पे कमी नहीं थी। चाहिए कितना था पेंडल यहाँ पे? 27,500। मेरे पास था कितना? 48,000 था। कितना? 48,000। तो पेंडल की तो कमी यहाँ पे मेरे पास में नहीं थी। कुछ आया? ये तो हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये तो हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 करने के बाद में अपन इसका एक एडिशनल सॉल्यूशन करेंगे, पर पहले एक बार मैं चाहता हूँ वहां पे लिख लो। ये तो उसमें दिक्कत नहीं है ना आपको? इसको लिखो। चलो अब लिखो। सपोज इन इलस्ट्रेशन नंबर 7, सॉरी 5 ही है ना, 7 है। 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5। सपोज इन इलस्ट्रेशन नंबर 5, in point number C, in point number C, equity share of ₹50 is to be issued at 20% premium. ठीक, अब मैं एंट्री नहीं करवा रहा ना, वो वाला काम, वो एंट्री तो कर लेंगे। तो मैं आप लिख दो आप नाउ कैलकुलेट number of equity shares to be issued इसमें अपन इतना ही पार्ट कर रहे हैं ना, एंट्री वेंट्री नहीं कर रहे हो, तो आप पास कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला कि इलस्ट्रेशन 5 में अगर पॉइंट सी में जो मिनिमम इक्विटी शेयर इशू करने के लिए बोला है ना, वहाँ 50 का इक्विटी शेयर ही है जो इशू कर रहे हैं, पर इस बार हम लोग 60 में कर रहे होते, तो फिर मुझे कितने इक्विटी शेयर इशू करने होते, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब एक बार आप गौर करो। हमने यहाँ पे इक्विटी शेयर को कैलकुलेट करने के लिए ऊपर न्यूमरेटर में किसको लिया? फंड्स टू बी रेज्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर, और डिवाइड में वहां लिया था 50 को। और आज तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वहां पे हमेशा अपन ने डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर ही किए थे, क्योंकि मेरा हमेशा पर्पस क्या था? टू रिप्लेस दी कैपिटल। बट यहाँ टू रिप्लेस दी कैपिटल नहीं है, यहाँ टू जनरेट दी फंड्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नंबर ऑफ, आंसर है ये, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू, हाँ जी, फंड्स टू बी रेज्ड, न्यूमरेटर में आएगा। यहां पहली बार फॉर्मूले में न्यूमरेटर चेंज हुआ है। और डिवाइड में क्या आएगा बोलो? नॉमिनल वैल्यू या इशू प्राइस? नॉमिनल वैल्यू को लिख के इज्जत से कट कर देना। इज्जत से मतलब दिखे कि हाँ ये नहीं आने वाला है, इशू प्राइस आएगा। तो यहाँ फंड्स टू बी रेज कितना था? 37,500 डिवाइड बाय, कम ऑन, डिवाइड बाय 50 60,
625 शेयर्स, ये इसका मैक्सिमम लेवल है, मतलब मैक्सिमम ये आ सकता है हद मार के। समझ आ गया? क्लियर है ना? लॉजिक क्लियर हो गया? एंट्रीज तो आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इशू विशू की। बस यहाँ पे ध्यान रखना, जब आप एंट्री करोगे ना, मान लो से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे 625 × 50 कितना हो गया? 625 × 50 इक्विटी शेयर कितनी रिप्लेस हुई है? 31,250 कैपिटल रिप्लेस हो गई। तो बाकी बचे हुए अमाउंट के लिए 65,000 में से 31,250 माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा ना, इस बार उसका सीआरआर बनाना पड़ेगा। मतलब इस क्वेश्चन में सीआरआर ज्यादा बनेगा, इस क्वेश्चन में सीआरआर ज्यादा बनेगा। ठीक है, समझ जाओगे ना? लिखवाऊं तो नहीं, एंट्री से करवाऊं? करवा देता हूँ मतलब, ठीक है, अभी आप उलझ जाओगे फालतू। पहली एंट्री बताओ, चलो आप तो फर्स्ट एंट्री बताओ, वहां पे क्या की थी? कम ऑन, फर्स्ट एंट्री लिख लो, लिख लो, साथ लिख लो। बैंक अकाउंट डेबिट, लिख लो। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। समझे नहीं यार? इजी क्वेश्चन और आते हुए क्वेश्चन गलत करके आते हैं ना एग्जाम में, बहुत दुख होता है। जो नहीं आए, नहीं करा वो, चलो क्या फर्क पड़ गया? इन्वेस्टमेंट कितने का था? 18,500 के कितने मिले? 15,000। ठीक है, 3,500 का लॉस हो गया। ओके, हाँ अगली एंट्री इशू कर दें। 625 शेयर इशू करने, एंट्री कब जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्स ट्वेंटी फाइव इंटू 50 या 625 × 60। बैंक में कितना आएगा? 625 × 60। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 625 × 50। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा? 625 × 10। ढंग से लिखना भाई। तो आपने मेरे को बताया 31,250 तो हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल, और 6250 हो गया आपके सिक्योरिटी प्रीमियम। सेट है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है? हाँ अगली एंट्री बताओ। सीआरआर बनाएंगे। अपने पास में रिजर्व्स में क्या अवेलेबिलिटी थी? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, पूरा लिखना भाई। ओके चलो बताओ, कितनी कैपिटल रिप्लेस करनी थी? 65,000। नए शेयर इशू करके कितनी रिप्लेस हुई? नए शेयर इशू करके कितनी रिप्लेस हुई? 31,250। कितना बचा भैया? हाँ, 33,750। देख लेना इतना पिंडल है कि नहीं है। चलो और कोई एंट्री? सर ड्यू तो करो। चलो मैंने पहले शेयर बना दिया, कोई बात नहीं, चलो ड्यू एंट्री। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना परसेंट दिया हुआ है कुछ? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। पहले ड्यू आनी चाहिए थी, फिर सीआरआर बन जाता, पर कोई बात नहीं। 65,000, 6,500, 71,500। ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब ड्यू कर दी, सीआरआर बना ही दिया, पेमेंट कर दें। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट
टू बैंक कितना 71,500। क्लियर है क्या बोलो। अब लास्ट एंट्री बताओ। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट। लॉस को भी तो राइट ऑफ करना है, अभी तक मैंने किया नहीं लॉस को राइट ऑफ। तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और टू प्रीमियम ऑन। पहले चेक कर लेना तब बचा था क्या मेरे पास पी एंड एल का बैलेंस। बचा है ना, आराम से बचा है। ऑफ प्रेफरेंस शेयर। लॉस कितना था 3,500, प्रीमियम कितना दिया 6,500, ओवरऑल कितना हो गया 11, सॉरी 10,000, 10,000, 10,000। ओके, श्योर एकदम समझ में आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब जो रिमेनिंग आपके इलस्ट्रेशंस हैं और एक टॉपिक जो मैंने आपको बताया पार्टली पेड अप वाला, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।